नमस्कार दोस्तों, खलीफा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं महमूद बेगड़ा की कहानी। आखिरकार ये था कौन, आइए देखते हैं। महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था। ये 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और उसने 1459 से लेकर के 1511 ईस्वी तक सफलतापूर्वक राज किया। महमूद बेगड़ा को बेगड़ा की उपाधि गिरनार, जूनागढ़ तथा चंपानेर के किलों को जीतने के बाद मिली थी। वह अपने वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। उसने गिरनार के समीप मुस्तफाबाद की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। चंपानेर के समीप बेगड़ा ने महमूदाबाद की भी स्थापना की थी। बेगड़ा आखिरकार बेगड़ा की उपाधि कैसे मिली? गुजरात में अहमद शाह के उत्तराधिकारियों ने भी प्रसार और शक्ति बढ़ाने की अपनी नीति जारी रखी। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा था। उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता था कि उसने 2 सबसे मजबूत किलों सौराष्ट्र और गिरनार और दक्षिणी गुजरात का चंपानेर को जीता था। गिरनार का राजा लगातार कर देता रहा था, लेकिन बेगड़ा ने सौराष्ट्र को अपने अधिकार में लेने की नीति के अंतर्गत उसे अपने राज्य में विलीन करना चाहा। सौराष्ट्र समृद्ध प्रदेश था। उसकी भूमि की कई पट्टियां उपजाऊ थीं और उसके उन्नत बंदरगाह थे, किंतु दुर्भाग्य से सौराष्ट्र प्रदेश में लुटेरे और समुद्री डाकू भी बहुत थे, जो व्यापारियों और जहाजों पर घात लगाए रहते थे। गिरनार का किला सौराष्ट्र पर अधिकार बनाए रखने और सिंध के विरुद्ध अभियान के लिए बहुत ही उपयुक्त था। गिरनार अभियान। महमूद बेगड़ा ने गिरनार को भारी फौज को लेकर घेरा था। यद्यपि गिरनार के राजा के पास किलों में बहुत कम बंदूकें थीं, फिर भी उसने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन वह हार गया। कहा जाता है कि इस दुर्गम किले पर बेगड़ा की जीत राजद्रोह के कारण हुई। राजा के कामदार की पत्नी का बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया था। वह अपनी स्वामी की हार के षड्यंत्र में सम्मिलित थी। किले पर बेगड़ा का अधिकार होने के बाद राजा ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और सुल्तान की सेना में उसे शामिल कर लिया गया। सुल्तान ने गिरनार की पहाड़ी के नीचे मुस्तफाबाद नाम का शहर बसाया। उसने वहां कई बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने को कहा। इस प्रकार वह गुजरात की दूसरी राजधानी बन गया। महमूद बेगड़ा द्वारा द्वारका की विजय। अपने शासन के बाद के सालों में महमूद बेगड़ा ने ही द्वारका को फतेह किया। इसका प्रमुख कारण समुद्री डाकू थे, जो उस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूटते थे। लेकिन इस अभियान में वहां के कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को भी गिरा दिया गया। खानदेश और मालवा को अपने अधिकार में करने की सुल्तान की योजना में चंपानेर के किले का सामरिक महत्व था। वहां का शासक हालांकि गुजरात के अधीन था, लेकिन मालवा से उसके निकट संबंध थे। चंपानेर का पतन 1454 में हुआ। राजा और उसके साथियों ने कहीं से सहायता न मिलती देखकर जौहर किया और अंतिम आदमी जीवित रहने तक लड़ते रहे। महमूद के चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नाम का नगर बसाया गया। उसने वहां कई सुंदर बाग लगवाए, उसे अपना मुख्य निवास भी बनाया। आखिर महमूद बेगड़ा की शासन व्यवस्था कहती थी। महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा। वे पश्चिमी एशिया के देशों के साथ गुजरात के व्यापार में हस्तक्षेप कर रहे थे। पुर्तगालियों की नौसेना शक्ति को कम करने के लिए उसने मिस्र के सुल्तान का साथ दिया, लेकिन उसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली। महमूद बेगड़ा के लंबे और शांतिपूर्ण काल में व्यापार में उन्नति हुई। उसने यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक कारवां, सरायों और यात्री सरायों का निर्माण करवाया। उसने राज्य के व्यापारियों को संतुष्ट करने के लिए सड़कें और यातायात को सुरक्षित किया। महमूद बेगड़ा को औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन विद्वानों की संगति से उसने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके शासनकाल में अनेक अरबी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। उसका दरबारी कवि उदयराज था, जो कि एक संस्कृत का महान कवि था। ये अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भारी भरकम खुराक के लिए भी जाना जाता था। महमूद बेगड़ा एक दिन में लगभग 35 किलो व्यंजन खाता था, जिसमें 4.5 किलो से ज्यादा हिस्सा मिठाई होती थी। ये भी कहा जाता है कि सोते हुए भी बादशाह के दोनों ओर खाने की चीजें रख दी जाती थी। यहाँ तक कि मांस के बने हुए समोसे रख दिए जाते थे, ताकि अगर उसकी नींद खुले तो भूख लगने पर वह कुछ खा सके। इतालवी यात्री वर्तमेनाथ ने ये अपनी चिट्ठियों में राजा की भारी भरकम डाइट के बारे में बताया है, जैसे कि राजा अपने नाश्ते में 1 गिलास शहद और 159 केले खा लेता था। पुर्तगाली यात्री डोर्डस बारबोसा ने 14वीं सदी के आखिरी में गुजरात का दौरा किया। इस दौरान उसने गुजरात के इस राजा का रहन सहन करीब से देखा। उसी ने अपनी किताब बारबोसा में जिक्र किया है कि कैसे ये राजा रोज खाने के बाद कुछ मात्रा में जहर भी लिया करता था। दरअसल माना जाता है कि काफी साल पहले कम उम्र के राजा को राजघराने से ही कुछ लोगों ने मारने की साजिश की और उन्हें जहर दे दिया। जहर खाकर बेहोश हुए राजा का तुरंत उपचार हुआ, किंतु वह बच गया। तभी राजवैद्य ने खाने में मिले जहर के बारे में बताया। जहर देने वालों की तो पहचान नहीं हो सकी, लेकिन राजा ने तब से ही रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर खाना प्रारंभ कर दिया। वक्त के साथ जहर की मात्रा बढ़ती गई। राजा का मानना था कि खुद ही जहर खाने पर शरीर जहर के साथ सामंजस्य बिठा लेगा और कोई मारने की साजिश करे तो कामयाब नहीं हो सकेगा। बहरहाल इतिहास में बहुत से ऐसे राजा हुए जो खुद को जहरीला बनाने का प्रयास करते थे। वैसे महमूद बेगड़ा जहर खाने वाले अकेले राजा नहीं थे। दुनिया में ऐसे कई राजा महाराजा थे जो रोज जहर लेकर जहरीला बनाने की इस पूरी प्रक्रिया का
भाग होते थे। अच्छा, इस जहर खा करके शरीर को जहरीला बनाने की प्रक्रिया को मिथ्रिडाइटिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके तहत शरीर में धीरे धीरे जहर डालकर उसे जहर के लिए इम्यून बनाया जाता है। इस शब्द का इतिहास भी दिलचस्प है। ये पोंटस और अर्मेनिया के राजा मिथ्रिडाइटस 6 के नाम के डर से उपजा था। राजा के पिता को जहर देकर मारा गया था। इससे राजा इतना डर गया था कि वो तरह तरह की कल्पनाएं करने लगा। भविष्य में उसके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए वो रोज खुद को थोड़ा थोड़ा जहर खाता ताकि उसकी मौत ना हो। इसलिए इसका नाम रखा गया है मिथ्रिडाइटिज्म। रोज जहर लेकर जहरीला बनाने की इस प्रक्रिया को मिथ्रिडाइटिज्म के नाम से ही जाना जाता है। बहरहाल मिथ्रिडाइटिज्म हर तरह के जहर के साथ नहीं किया जाता है। इसके लिए केवल उसी तरह का जहर लिया जाता है जो बायोलॉजिकली ज़्यादा जटिल संरचना के हों, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम उसी पर प्रतिक्रिया देता है। एक बार थोड़ा जहर देने के बाद दोबारा उसी तरह का जहर देने से लीवर पर कंडीशनिंग हो जाती है और वो ज़्यादा एंजाइम बनाता है जिससे जहर पच जाए। इसे साइनाइड के उदाहरण से समझा जा सकता है। सेब या कई दूसरे फलों के बीज में साइनाइड होता है और अक्सर हम खा भी लेते हैं। चूँकि थोड़ी मात्रा में शरीर के भीतर जाता है, लिहाजा आदी हो चुका हमारा लीवर उसे पचा जाता है। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।